अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट में, इम्प्लांट के बेसिक कॉन्सेप्ट में अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है? प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का मतलब यह होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर से पहले या सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग से पहले आपने कौन कौन सी चीजों को इवेलुएट करना है पेशेंट के, या कौन कौन सी चीजों की आपने असेसमेंट करनी है। सबसे पहले तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन होती है, वो तो हर ट्रीटमेंट में होती है कि आप पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के जो नॉर्मल सिमेट्री होती है फेशियल उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो होती है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए जरूरी है कि ये इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है वो लंबा है, उसमें कोपिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है कि बंदा बर्दाश्त कर ले, उसमें बियरिंग कैपेसिटी पेशेंट की ज्यादा होनी चाहिए, पेशेंट सपोर्टिव होना चाहिए, पेशेंट कंट्रीब्यूटरी होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप पहले से उसकी इनिशियल ऑब्जर्वेशन, उसके बिहेवियर का आपको पता चल जाएगा कि आया ये बंदा इस ट्रीटमेंट के लिए आइडियल है या आइडियल नहीं है। आप ऐसे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते कि बंदा साइकोलॉजिकल उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ज्यादा टाइम तक कोऑपरेट नहीं कर सकता, तो आप ट्रीटमेंट के प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इनिशियल ऑब्जर्वेशन में ये बात आ गई। चीफ कंप्लेंट पेशेंट की वो वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास होती है कि वो अपने अल्फाज में या अपने स्टेटमेंट्स में, अपने वर्ड्स में आपको बताए कि भाई मुझे क्या मसला है। अब इससे अंदाजा ये होगा कि एक तो इससे हमें ये सबसे बेहतर अंदाजा होता है कि पेशेंट डिमांड क्या कर रहा है कि भाई मुझे ये मसला है और ट्रीटमेंट से मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है मेरा जो ट्रीटमेंट की वजह से कंप्लीट होगा या मैं अचीव कर लूंगा। पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो इस वजह से आता है कि आप उसको ट्रीट कर सके। जब आपको चीफ कंप्लेन बताए अपने अल्फाज में, तो आपको ये अंदाजा होगा कि ट्रीटमेंट के बाद ये क्या एक्सपेक्ट करता है, कि क्या क्या चीजें गोल या क्या क्या ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कर लूंगा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जो टेंजिबल हो, टेंजिबल का मतलब ये कि जो प्रैक्टिकल हो, जिसको आप अचीव कर सकते हैं, तो आप पेशेंट को कहेंगे कि हाँ ये चीजें हो सकती है। लेकिन ऐसे जो टेंजिबल ना हो, कोई और चीजें जहन में बिठा के वो आया है, सही है कि मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, या वैसे कुछ चीजें जो होती है वो टेंजिबल नहीं होती। कल मुझे कोई स्टूडेंट बता रही थी कि सर टीथ में लाइट्स लग सकती है, लाइट। तो मैंने उसको तो मैंने उसको कहा कि ये टेंजिबल चीजें नहीं है, लग तो सकती है लेकिन हमारा इससे क्या काम, तो ये लग नहीं भी सकती। तो बाज पेशेंट की ऐसी वो होते थॉट्स होते कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो वो कोई कोई जादू कर लेगा और उससे ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो चीफ कंप्लेंट से कम आपको ये अंदाजा होगा कि पेशेंट की गोल क्या है या पेशेंट क्या चीजों को अचीव करना चाहता है। थर्ड नंबर पे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेडिकल हिस्ट्री है। सही है, मेडिकल हिस्ट्री के साथ डेंटल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेंटल हिस्ट्री को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यहां पर आपके पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप मेडिकल हिस्ट्री को देखते हैं। सही है, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक को हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं जिसमें इम्प्लांट प्लेस करना कंप्लीटली मना है, कि आप इम्प्लांट नहीं प्लेस कर सकते। समझ में ये बात? तो उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, वहां पर आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन का हमें पता कैसे चलता है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे, कि अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं करता तो पेशेंट को ज्यादा रिस्क है, या मैं ट्रीटमेंट करता हूं तो पेशेंट को ज्यादा रिस्क है। तो आप पहले ये दो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, आप दोनों को बैलेंस करेंगे। सही है, तो अगर अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट होनी चाहिए क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो ज्यादा वर्स नहीं है हेल्थ के लिए, ज्यादा खराब है हेल्थ के लिए, तो आप फिर ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट करने से जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप फिर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। सही है, तो आपने ये पहले आइडेंटिफाई करनी होती है। मोस्टली इम्प्लांट के लिए अनकंट्रोल मेटाबॉलिक डिजीज ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आती है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में सारे साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ आप कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी एब्सोल्यूट में आ सकता है। अगर बंदा जो है उसको सीजर है या उसको कोई ऐसी चीज है, कोई और मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, तो वो भी एब्सोल्यूट में आ सकते हैं। आप बैलेंस करेंगे चीजों को, समझ में आई बात? साथ साथ में ब्लड डिसऑर्डर्स, हीमोपीलिया, सही है, और अगर किसी को कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, सही है, कोई जो है वो एस्पिरिन कंज्यूम कर रहा हो, किसी को एक्सेसिव या हाई डायबिटीज हो, these all conditions are absolutely contraindication for implant surgery or implant placement. रिलेटिव में तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है लेकिन वो इतना हाई नहीं है कि मतलब कि वो आपके ट्रीटमेंट या हीलिंग प्रोसीजर को क्या कर ले, वो इफेक्ट कर ले।
ये भी हो सकता है, फिर आप कंपैरिजन करते हैं। बैड हैबिट्स भी आप मेडिकल हिस्ट्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैड हैबिट्स का मतलब ये होता है कि ये बंदा जो है वो कोई टोबैको तो कंज्यूम नहीं करता, स्मोकलेस टोबैको कंज्यूम नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, साथ साथ में अल्कोहल वगैरह, सही है। तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है, इसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं और ये मेडिकल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। पैराफंक्शनल एक्टिविटीज, अगर इसको कोई बॉक्सिज्म वाला मसला नहीं है, सही है, ऐसे कोई और टीएमजे के डिसऑर्डर्स नहीं है, पैराफंक्शनल एक्टिविटीज नहीं है, उसके अक्लूजन सही है, सही, अक्लूजन रिलेशनशिप सही है, मोलर रिलेशनशिप सही है, तो ये आपको मेडिकल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल कंडीशंस में आपको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हेलुसिनेशन वाला डिसऑर्डर तो नहीं है, सीजर्स नहीं है, सही है, एपिलेप्सी वगैरह नहीं है, साथ साथ में कोई डिप्रेशन वाला मसला नहीं है, इमोशनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप साइकोलॉजिकल कंडीशन से आइडेंटिफाई, वो मेडिकल हिस्ट्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन यू विल लुक फॉर अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिक डिजीज। अगर अनकंट्रोल्ड मेटाबॉलिक डिजीज है तो फिर ये absolutely contraindicated है and it will be clear from the medical history of the patient. डेंटल हिस्ट्री में आप क्या देख सकते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है ओरल कैविटी की या टीथ की, वो इस इतने हैं कि वो इम्प्लांट के साथ कोऑपरेट कर ले फंक्शन में, वो इम्प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर ले। रिज की आपको पता चल जाएगा कि भाई रिज की क्या कंडीशंस हैं, सही है। साथ साथ में प्रीवियस अगर उसने कोई ट्रीटमेंट की है, कोई हेवी रिस्टोरेशन है, कोई और ब्रिजेस वगैरह लगाए उन्होंने, तो फिर क्या होगा, आपको डेंटल हिस्ट्री से पता चल जाएगा। डेंटल हिस्ट्री से फिर ये भी एक पता चल जाता है पेशेंट क्लिनिशियन को कि भाई इसका इमोशनल कांटेक्ट क्या है अपनी पास्ट हिस्ट्री से, मतलब कि ये पास्ट जो डेंटल इसने ट्रीटमेंट की है, ये खुश है, ये खुश नहीं है, ये पैनिक था, ये कोऑपरेटिव था, ये नॉन कोऑपरेटिव था, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता चल जाएगी। डेंटल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को मोस्टली हम क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं कि भाई क्वेश्चनियर्स होते हैं और उस क्वेश्चनियर्स में हम इसके सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, फिर जो पेशेंट बताता है या हम ऑब्जर्व करते हैं, जो पेशेंट बताता है या हम ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर डॉक्यूमेंटेशन को उसके साथ कंपेयर करते हैं और इसके बाद हम फिर जाते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ। इसके बाद हम इंट्राओरल एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं। इंट्राओरल एग्जामिनेशन में एग्जिस्टिंग जो टूथ होते हैं उनके पेरोडोंटल स्टेटस, पेशेंट का जनरल ओरल हाइजीन जो होगा, रिज की कंडीशन, रिज रिजर्प्शन, मोलर रिलेशन, अक्लूजन, म्यूकोजा की कंडीशन, म्यूकोजा की स्ट्रक्चर, जिंजाइवा की कंडीशन, जिंजिवाइटिस, पेरोडोंटाइटिस, ये सारी चीजें जो हैं वो इंट्राओरल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है और हमने प्रॉपरली इन सब चीजों को चेक करना होता है बिफोर गोइंग टुवर्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग। जितने भी आपके पास एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होंगे वो आप ऑब्जर्व करेंगे, इंट्राओरल बकल शेल्फ की डेप्थ को, पैलेट के स्ट्रक्चर को, सारी जितनी भी वो होती है, रिज की कंडीशन को, रिज रिजर्प्शन पैटर्न को, मैक्सिलरी पैटर्न, मैंडिबुलर पैटर्न जो रिजर्प्शन की होती है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू जो रोल प्ले करता है इम्प्लांट में, पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बाद ही पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की कंडीशन को आप देख लेंगे। फ्लैबी रिजेस वगैरह अगर है तो उसको आप सर्जिकली रिमूव करेंगे पहले ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है कि ओरल एग्जामिनेशन या इंट्राओरल एग्जामिनेशन से आपको ये पता चलेगा कि इम्प्लांट प्लेसमेंट से पहले हमने कोई सर्जिकल करेक्शन करनी है या नहीं करनी। अगर आप प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं और किसी सर्जिकल करेक्शन की जरूरत नहीं आती तो यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग। अदरवाइज अगर इंट्राओरल एग्जामिनेशन में कोई मसला है तो फिर आपने क्या करना है भाई, आपने पहले सर्जिकल करेक्शन करनी है एंड देन यू विल गो फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग। डायग्नोस्टिक कास्ट एंड रेडियोग्राफ, इनका क्या रोल होता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में। सबसे पहले तो आप डायग्नोस्टिक कास्ट देख लें। डायग्नोस्टिक कास्ट हम उन पेशेंट्स के बनाते हैं जिनमें हमने कोई ना कोई आप आगे जाके कोई ना कोई रिस्टोरेशन करनी होती है या कोई ना कोई प्रोस्थेसिस हमने प्लेस करना होता है। तो डायग्नोस्टिक कास्ट को हम इवालुएट करते हैं। सही है, इधर देखो, डायग्नोस्टिक कास्ट को हम इवालुएट करते हैं। हम फेस बाउ डायग्नोस्टिक कास्ट को सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर में प्लेस करते हैं और वहां से हम सारी चीजें जो होती है पेशेंट की वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सही है, मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ्स के बारे में बात बताता हूँ। फोटोग्राफ से हमें ये पता चल जाता है, ये फोटोग्राफ से, सही है, फोटोग्राफ से हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट की जो जनरल सिमेट्री होती है, उसकी जो फेशियल अपीयरेंस होती है, जो एस्थेटिक अपीयरेंस होती है, जो हमारी गोल होती है कि जब हम ये इम्प्लांट प्लेस कर लें तो इस पेशेंट की जो जनरल एस्थेटिक हो वो इस लेवल की होनी चाहिए जो इम्प्लांट प्लेसमेंट से पहले थी या टूथ लॉस से पहले थी।
मोस्टली हम प्रीवियस फोटोग्राफ्स देखते हैं, पुराने फोटोग्राफ्स देखते हैं कि भाई इस बंदे की जो फेशियल सिमेट्री थी वो टूथ लास्ट से पहले कैसी थी, अब टूथ लास्ट हुआ है, ये इम्प्लांट की तरफ जा रहा है, तो इम्प्लांट में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो टूथ मौजूद था और इस बंदे की जो फेशियल सिमेट्री थी, इम्प्लांट लगने के बाद भी वही फेशियल सिमेट्री, वही एस्थेटिक हम अचीव कर ले। तो फोटोग्राफ्स इसलिए जरूरी है, हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद देते हैं। रेडियोग्राफ्स में ये होता है, डायग्नोस्टिक कास्ट में ये होता है कि हम इसको सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर पे प्लेस करते हैं फेस बाव के साथ। वहां से आप क्या क्या देख सकते हैं, वहां से आप अक्लूजन रिलेशनशिप देख सकते हैं, अक्लूजन की क्लास को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस बंदे की क्लास 1 अक्लूजन या क्लास 2 अक्लूजन, क्लास 1 मोलर रिलेशन या क्लास 2 मोलर रिलेशन, आप मोलर रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वहां पर वियर फेसेट को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वियर फेसेट कहां पर है, आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, इंटर आर्क स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप क्लियरली डिफाइन कर ले, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में आप डिफाइन कर लें, तो जब आप ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे तो इन सब चीजों को आप कंसिडर करेंगे, अपने साथ डॉक्यूमेंट करेंगे और यही चीज आपकी प्रायोरिटी होगी कि ये सब चीजें अपनी नॉर्मल हालत में आए जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। इधर देखे सारे, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट पढ़ रहे थे, इसमें इससे पहले हमने इनिशियल असेसमेंट या ऑब्जर्वेशन या इवैल्यूएशन, उसके बाद जनरल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री, सही है, फोटोग्राफ्स एंड साथ साथ में डायग्नोस्टिक कास्ट, अब रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन। सही है कि रेडियोग्राफ में हमने कौन कौन सी चीजें देखनी होती है। सबसे पहले तो आपके पास मल्टीपल इमेजिंग ऑप्शंस है। इमेजिंग ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि सीटी है, सीटी है, समझ में एक बात, सीटी हेड भी आ सकती है इसमें, फिर एपिकल है, बायोट्विंग है, मल्टीपल पेनोरामिक है, ओपीजी है। तो आपके पास इमेजिंग के जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीपल हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट उसी एरिया में बोन की क्वालिटी देखना चाहते हैं जहां पर आपने इम्प्लांट प्लेस करना है, तो पेरिएपिकल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप पूरे अक्लूजल रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं तो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर ओपीजी की तरफ जाएगी, पेनोरामिक रेडियोग्राफ्स की तरफ। सही है, तो इसी तरह आप, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। लेकिन रेडियोग्राफ जो है, रेडियोग्राफ वो आपकी बोन क्वालिटी आपको बताएगी, आपकी बोन क्वांटिटी बताएगा, हाइट बताएगा, प्रिजर्वेशन पैटर्न बताएगा, साथ साथ में वो आपको लोकेशन ऑफ वाइटल स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ वाइटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उस एरिया में अगर कोई मेजर वेसल है, उस एरिया में अगर कोई नर्व केनाल है, उस एरिया में अगर कोई नर्व है, उसमें अगर कोई साइनस है, कोई फोरामेन है, तो वो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं सारे, और रेडियोग्राफ में आपको इसका पता चल जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाती है कि रेडियोग्राफ आपको बोन का हाइट बताती है, तो उसी हाइट के हिसाब से आप फिर इम्प्लांट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंगुलेशन, रूट एंड इंगुलेशन, ये आपको बता सकती है कि जो साफ वाला टूथ है उसकी रूट की लोकेशन कहां है, कितनी दूर है इम्प्लांट प्लेसमेंट से, और साथ साथ में उस रूट की इंगुलेशन किस साइड पे है, उस टूथ की इंगुलेशन किस साइड पे है। एग्जिस्टिंग जो टीथ होता है उसकी रूट इंगुलेशन और रूट डिस्टेंस जो है वो आपको रेडियोग्राफ बताएगा। इसके बाद पैथोलॉजी भी वो आपको बता सकता है, कोई लीजन है, कोई सिस्ट है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो वो भी आपको रेडियोग्राफ बता देगा। एनाटॉमिकल वेरिएशन, एनाटॉमिकल वेरिएशन का मतलब ये होता है कि इस एरिया में कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वेरिएशंस जो आते हैं, जिस तरह टीथ में एनाटॉमिकल वेरिएशंस है, सिंगल रूटेड, मल्टी रूटेड, सही है, डायल्सरेशन, फ्यूजन, जर्मिनेशन, ये सारे जो है वो एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं। सही है, तो इसी तरह वो भी रेडियोग्राफ आपको बता देगा। साइनस हेल्थ, जो मैक्सिलरी साइनस है उसकी हेल्थ, उसकी डिस्टेंस, उसकी जो हाइट होती है, बोन डेंसिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये जो सारी चीजें हैं ना वो आप रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक चीज लिखी है मेजरमेंट, ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी बता सकता है। और मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो इम्प्लांट के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में इम्प्लांट को आपने कहां प्लेस करना है। इम्प्लांट के इर्द गिर्द स्ट्रक्चर है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रक्चर से कितना दूर आपने इम्प्लांट प्लेस करना है। सबसे पहले अगर मैक्सिलरी साइनस है, सही है, मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिला के ऊपर जो साइनस वाला एरिया है, तो एटलीस्ट 1 mm डिस्टेंस होना चाहिए इम्प्लांट के टिप और साइनस के दरमियान। तो इम्प्लांट का एपिक्स होता है, उसके और साइनस के दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1 mm। सही है। अच्छा, मिड लाइन प्लेसमेंट हम अवॉइड करते हैं मैक्सिला में, क्यों, इंसाइजो किनाल की वजह से, इंसाइजो किनाल की वजह से मिड लाइन में आप प्लेसमेंट नहीं कर सकते इम्प्लांट के, मिड लाइन में तो टूथ भी मौजूद नहीं होता ना, सही है। तो इंसाइजो
किनाल की वजह से मिड लाइन में आप इम्प्लांट को प्लेस नहीं करते। 5 mm इंटीरियर टू मेंटल फोरामेन, मेंटल फोरामेन से आपने 5 mm इंटीरियर इम्प्लांट प्लेस करना है, मेंटल फोरामेन के करीब नहीं जाना, एटलीस्ट 5 mm डिस्टेंस होना चाहिए मेंटल फोरामेन और इम्प्लांट के दरमियान। सुपीरियर मैंडिबुलर किनाल 2 mm सुपीरियर टू मैंडिबुलर किनाल। देखो इंफीरियर का अगर 2 mm सुपीरियर टू मैंडिबुलर किनाल का मतलब यह होता है कि ये मैंडिबुलर किनाल है, इधर देखो, इधर ये मैंडिबुलर किनाल है, तो 2 mm आपने इम्प्लांट को इसके ऊपर प्लेस करना है। इसके क्या ऊपर? सुपीरियर टू मैंडिबुलर किनाल। इंफीरियर का मतलब ये होता है कि मैक्सिला में हम इंफीरियर वॉल्स इसलिए यूज करते हैं कि मैक्सिला में हमने इम्प्लांट को साइनस से नीचे प्लेस करना होता है, मैंडिबुलर में हम सुपीरियर वॉल इसलिए यूज करते हैं कि हमने ऊपर प्लेस करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये दो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट में ये 6 के 6 पॉइंट्स जो है वो आपके फाइनल के एमसीक्यूज सही है, क्योंकि यही चीजें आपके फाइनल के एमसीक्यूज में आ सकती है कि किस उसको हमने किस एरिया में प्लेस करना है। सही है, तो इधर देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एडजेसेंट इम्प्लांट से कितना दूर आप दूसरा इम्प्लांट प्लेस करेंगे। इस एरिया में आप 2 इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों इम्प्लांट के दरमियान जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 mm होना चाहिए। अगर एक साइड पे टूथ और एक साइड पे इम्प्लांट है तो फिर डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.5 mm।